हम आज पढ़ेंगे HTML के बारे में और स्टार्ट करेंगे। आज संडे है तो मेरे ख्याल से सबके पास टाइम होगा, तो थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले प्रीवियस क्लास में जो हमारा छूट गया था, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें फर्स्ट हाफ का सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारण से, तो मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि कैसे हमने पढ़ा था कि कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे रिक्वेस्ट सेंड होती है और कैसे रिस्पॉन्स आता है सर्वर से। ठीक ना। तो बेसिक इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या है कि एक नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है बहुत सारे नेटवर्क का। ठीक है ना। वो नेटवर्क स्टार्ट कैसे हुआ था कि दो लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक दूसरे से बातचीत करना थ्रू कंप्यूटर या किसी डिवाइस से, कि हम एक दूसरे से अगर बात करते हैं कंप्यूटर से तो कैसे बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर लिया एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, और वहां से उन्होंने फाइल शेयरिंग या जो भी कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट किया। अब क्या होता है कि मान लीजिए उसमें और कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, तो सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है थ्रू वायर। अब क्या होता है कि इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो मिसयूज होते हैं या फिर ओवर यूटिलाइज होते हैं। जैसे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो एक वायर हर कंप्यूटर के लिए लगेगी। कोई भी नया कंप्यूटर ऐड होता है, कोई भी इसमें नया कंप्यूटर ऐड होगा तो हर कंप्यूटर से एक वायर उस नए कंप्यूटर के लिए जाएगी। तो उसके लिए क्या किया कि एक डिवाइस लिया में, उससे सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट कर दिया। ये डिवाइस हो सकती है, आपका राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, जो हमारे हमको प्रोवाइड किया जाता है जब भी हम कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। ये मीडियम कैसा भी हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ठीक ना। ऐसे ही अगर और भी जो एक मान लीजिए कि ये नेटवर्क हो गया, ऐसे ही कई सारे नेटवर्क जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है कि ये क्या बन गया कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क बन गया कई सारे नेटवर्क का। ऐसे ही जब दुनिया के सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो कुछ ऐसा एक जाल बन जाता है। ठीक है ना। और ये थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्टेड होते हैं। मैंने एक पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई थी कि कैसे अ, हाँ, कैसे एक नेटवर्क दिखता है पूरी दुनिया का। मतलब यहाँ एक पिक्चर बनी हुई है, एक छोटा सा नेटवर्क है जिसमें ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर कुछ नहीं है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, उस कंप्यूटर का एड्रेस है। तो जितने भी एड्रेस दिए हैं उतने सिस्टम हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है। जिस तो एक नेटवर्क बनता है उससे। आ, और वो सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम इस पिक्चर को जूम करेंगे तो छोटे छोटे हमको नेटवर्क दिखेंगे। ये एक नेटवर्क जैसे ये हो गया, एक नेटवर्क जैसे ये हो गया, तो छोटे छोटे नेटवर्क हमको दिखेंगे और वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, लाइक ईमेल यूज करते हैं, और वेब जो हम सीखेंगे वो यूज करते हैं, फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग, डिजिटल पेमेंट, जो भी है बहुत सारी सर्विसेज हम यूज करते हैं इंटरनेट का यूज करके, है ना। तो वेब जो है हमारा एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। और इंटरनेट यूज करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक आईपी एड्रेस की। अगर हमारे पास एक आईपी एड्रेस है और हम कनेक्टेड हैं किसी न किसी नेटवर्क से थ्रू, कोई भी मीडियम हो सकता है, वायर, वायरलेस, है ना। और कोई भी राउटर है, कोई भी कंपनी का हमारा सर्विस, हम कोई भी आईएसपी या जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, उससे कनेक्शन जब लेते हैं तो हमको एक आईपी एड्रेस मिलता है जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट का यूज करने के लिए सिर्फ हमको क्या जरूरत पड़ती है, टीसीपी आईपी का। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं
जिसका यूज अगर हम करते हैं तो ही हम इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। तो हमारे पास अगर आईपी होती है तो हम इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। और सिमिलरली होती है वेब। वेब में आईपी की तो जरूरत पड़ती ही है, साथ में जरूरत पड़ेगी हमको एक और प्रोटोकॉल की, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का। ठीक है ना। ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है एचटीटीपी एंड एक होता है एचटीटीपीएस। अब क्या होता है कि दो तरह से रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी सर्वर को। एक क्लाइंट होता है, दो तरह से रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। एक होता है एचटीटीपी के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करना और एक होता है एचटीटीपीएस के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करना। तो हम क्या होता है कि जब भी कोई यूआरएल के थ्रू, जब भी कोई यूआरएल हमारा होगा जिसमें कि एचटीटीपीएस लगा होगा, जैसे मान लीजिए हम google.com खोलते हैं और इसका यूआरएल ध्यान से देखते हैं, यहाँ यूआरएल देखेंगे आप तो यहाँ लिखा हुआ है HTTPS। इसका मतलब है जब भी हम गूगल के सर्वर से कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू। HTTPS में S क्या होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है जो कि इस सर्वर में इंस्टॉल होता है। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड होगी या जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर से हमको प्राप्त होगी, रिस्पांस प्राप्त होगा, तो वो क्या होगा, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा अगर HTTPS है तो। अगर HTTPS नहीं है तो वो क्या होगा, एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में या प्लेन रिक्वेस्ट जो है वो हमारे सर्वर के पास जाएगी। तो जब भी कोई सर्वर में हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, दो प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सिक्योर है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं या फिर वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के साथ इनबिल्ट है या उस वो इंस्टॉल है सर्वर पे। तो हमारा रिक्वेस्ट सेंड कैसे होता है, ये दो स्टेप में होता है। पहले तो क्या होता है कि ये मान लीजिए क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि उसने सारे प्रोटोकॉल मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो वो क्या करेगा, एक ओके रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाँ अब तुम मुझसे जो भी चाहते हो वो कर सकते हो। तो क्या करेगा, एक कंप्यूटर दूसरे को क्या करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ तुम कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे से। तो अब क्या करेगा, वो दूसरी बार रिक्वेस्ट करेगा, अब बोलेगा कि मुझे ये वाली फाइल चाहिए या मैंने ये रिक्वेस्ट करी है, तो इसके रिस्पांस में जो भी तुम्हारे पास डेटा है वो मुझे सेंड कर दो। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसने क्या किया, हमने एक मैसेज सेंड किया हेलो गूगल, तो गूगल के पास अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी या इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसके पास जो भी कोई बिजनेस लॉजिक या कोई भी लॉजिक होगा, उसको प्रोसेस करके वो हमको ओके रिस्पांस देगा, या जो भी उसके पास रिस्पांस होगा कोड किया होगा वो हमको रिस्पांस देगा। अब मान लीजिए कभी हम सर्वर से कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं या फिर ऐसा कोई फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमको रिस्पांस में सेंड करेगा कि वो उसके पास नहीं है। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक हमारी जो वेबसाइट है learn.solutionpoint.co.in, तो इसमें क्या करते हैं, हमने किया लॉगिन। तो इसने क्या किया, डैशबोर्ड पेज, चूंकि मैं लॉगिन हूं तो उसने क्या किया कि डैशबोर्ड पेज खोल के मुझे दे दिया, इसमें बना हुआ है। अब जैसे कोई अटेंडेंस से रिलेटेड है हमारा फाइल, तो वो अटेंडेंस से रिलेटेड हमको फाइल वो दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी फाइल या ऐसा कुछ रिसोर्स हम उससे मांग रहे हैं, मान लीजिए हम उससे मांग रहे हैं प्रिंटर, कोई एक फंक्शन बना है या कुछ भी ऐसा मांग रहे हैं जो कि उस सर्वर में है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, हमको एक रिस्पांस सेंड करेगा 404। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अगर हमारे पास वो पेज वहां पर नहीं है सर्वर में, आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं या फिर आप अनम्यूट कर लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये 404 अपने को रिस्पॉन्स में मिलेगा जब भी उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स या ऐसी कोई फाइल नहीं होगी। जैसे हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक या हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो वो क्या करता है, हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड करी, हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड करी तो ये यूआरएल में जाता है कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, उसके पास एक रिक्वेस्ट जाता है और उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमको रिटर्न कर देता है इससे रिलेटेड। लेकिन अब क्या होता है कि बीच में जरूरी तो नहीं है कि हर बार हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करें तो वो हमको रिस्पांस में दे ही। मान लीजिए कि कोई एक सर्वर है जो कि प्रिवेंट करता है कि जब कोई यूजर लॉगिन होगा तभी मैं उसको दूंगा। जैसे जब तक आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप लॉगिन नहीं करेंगे, है ना। अगर आप सीधे यहाँ से डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहते हैं बिना लॉगिन किए तो क्या करेगा, ये भेज देगा लॉगिन पेज में कि पहले लॉगिन करो तब हम डेस्कटॉप का जो कंटेंट है वो आपको शो करेंगे। ये रिडायरेक्ट कर दिया फिर से लॉगिन पेज में। फिर से अगर हम यहाँ से डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर से इसने रिडायरेक्ट कर दिया है लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक मैं आपको डैशबोर्ड पेज नहीं दिखाऊंगा। तो वो क्या करता है कि डैशबोर्ड पेज को दिखा देता है अगर हम लॉगिन करते हैं। तो ये बिजनेस लॉजिक सर्वर के एंड में लिखा हुआ होता है कि जब भी कोई लॉगिन वाला यूजर होगा उसको हम ये सारे पेजेस दिखाएंगे। अगर कोई लॉगिन वाला यूजर नहीं होगा तो उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, कुछ जो पेजेस हैं जैसे लॉगिन पेज हुआ, रजिस्ट्रेशन पेज हुआ, इन पेजेस को हम क्या करते हैं दिखाएंगे। कॉन्टेक्ट अस पेज हुआ, ये दूसरी वेबसाइट है हमारी उसमें इसने रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। होम पेज हुआ तो ये दिखाएंगे जब भी कोई यूजर लॉगिन नहीं किया होगा, मतलब कोई भी जो गेस्ट विजिटर होगा उसको हम कौन सा पेज दिखाएंगे, जो बेसिक पेज है जो सिक्योर नहीं है, जो हम उसको पर्टिकुलर यूजर को नहीं दिखाना चाहते सबको दिखाना चाहते हैं। तो हमने एक कुछ पेज बनाए हैं जो सबको दिखेंगे। ये सारे पेजेस सबको दिखेंगे लेकिन जो कुछ पेजेस हैं जो लॉगिन करने के बाद दिखेंगे वो ये हैं। और इसमें बिजनेस लॉजिक लिखा रहता है सर्वर में कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो हम आपको ये पेजेस दिखाएंगे, है ना। तो ये बिजनेस लॉजिक कहाँ पर किस एंड पर लिखा होता है, सर्वर के एंड पे लिखा होता है। जब भी कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके पास होता है तो वो हमको दे देता है, नहीं होता है तो वो रिस्पांस में देता है कि ये पेज हमको नहीं मिला है या कहीं और वो रिडायरेक्ट कर देता है जहां भी वो गेस्ट यूजर या फिर उस यूजर के लिए जो भी उसने बनाया हुआ है लॉजिक, ठीक है ना। फिर आगे आता है कि जब भी हम कोई सर्वर से इंस्ट्रक्शन की डिमांड करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने google.com से ये रिक्वेस्ट करी हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो वो क्या करता है ये पूरा पेज देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करके एक डिजाइन बनाता है कि यहाँ इमेजेस दिखेगी, उसके बाद ये टेक्स्ट दिखेगा, बीच में लिंक दिखेगी, वीडियोस दिखेंगे, है ना। और पेजेस जहां भी ये कंटेंट लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ वेबसाइट वो दिखेगा, ठीक है ना। बीच नीचे दिख रहा है आपको कि कुछ जो वेबसाइट हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो वेबसाइट बनाने की सर्विसेज देते हैं वो उनके कुछ एड्स लिखे हैं, जैसे गोडेडी का हुआ, शॉपिफाई, और इनका एड दिया हुआ है और कुछ सजेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई हमने रिक्वेस्ट करी, अब इसमें मैंने एक एनिमेशन बनाया है वो मैं आपको प्ले करता हूँ फ्रॉम करेंट स्लाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गूगल को एक रिक्वेस्ट लिखी कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो वो क्या करता है गूगल के पास जाता है, तो गूगल क्या कराता है उसको वेट कराता है कि किस लिए वेट कराता है कि उसको इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसको इंफॉर्मेशन अभी उसके पास है नहीं है जो जो आपने मांगी है, तो वो क्या करेगा
इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करेगा, उसके पास जो भी कंप्यूटर होगा जहां पर उसकी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो एक्सेस करेगा, और ये भी चेक करेगा कि हम किस यूजर को दे रहे हैं, वो यूजर लॉगिन है कि नहीं है ना, वो गेस्ट यूजर है, वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर वो जाता है अपने स्टोरेज के पास कि इससे रिलेटेड मेरे पास कोई फाइल है कि नहीं है। जब उसको सारी मिल जाती है फाइलें, तो वो क्या करता है, उसको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्शन के रूप में हमको सेंड करता है, और फिर हमारा जो ब्राउजर होता है वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और क्या करता है, हमको एक पेज डिजाइन करके देता है। ठीक है ना। तो इससे टोटल कितनी स्टेप हुई हमारी, एक स्टेप हुई कि हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड किया, सेकेंड स्टेप में उसने चेक किया कि वो यूजर कैसा है और उसको हमको इंफॉर्मेशन क्या देनी है। वो पहले अपने सर्वर और अपने कंप्यूटर में जो भी उसका लॉजिक लिखा है उसको चेक करता है और सेंड करता है हमको इंफॉर्मेशन थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में हमारा ब्राउजर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शन को समझता है और प्रोसेस करता है और दिखाता है जो भी हमारे समझने लायक उसमें कोड लिखा हुआ है उसको वो डिकोड करता है और हमको एक पेज बना के देता है जो कि हमको दिखता है पेज पे। अब क्या होता है, हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वर है वो हमको इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमको ब्राउजर में दिखता है, एक्चुअल में ये रिस्पॉन्स हमको सर्वर भेजता ही नहीं है। ये काम होता है हमारे ब्राउजर का। ब्राउजर के पास कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो आपको देखने के लिए आप ब्राउजर में जो भी आप सर्च करें, मान लीजिए आपने ये सोल्यूशन पॉइंट की वेबसाइट को आपने ओपन किया है और आप डैशबोर्ड दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो डैशबोर्ड एक्चुअली सोल्यूशन पॉइंट के सर्वर से नहीं आता है, वो कहा उससे क्या आएगा, उससे आता है, आप राइट क्लिक करेंगे पेज में कहीं भी और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे। व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का कोड दिखेगा। एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन हमारी हमको सर्वर से मिलती है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें होता है HTML, CSS, ये CSS का कोड है यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा होता है किसका, जावा स्क्रिप्ट का कोड। जैसे यहाँ पर कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा होता है। तो हमारा ब्राउजर सिर्फ तीन चीजों को समझता है। कौन कौन सी, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो कोड हमारा ब्राउजर नहीं समझता है। इसको सिर्फ समझने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, CSS चाहिए और HTML चाहिए। इसके अलावा और कोई भी आप इसको कोड लिखोगे वो समझेगा नहीं, उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट समझता है या फिर HTML के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा और उसको वो शो करेगा। तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स में सर्वर हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ब्राउजर हमको ये शो कर रहा है बुक सेल्फ, ये बुक सेल्फ है, हमने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बुक सेल्फ दे दो। तो सर्वर क्या करेगा कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, मतलब कि बुक सेल्फ के लिए ये चीजें जरूरत पड़ेगी, ये ले लो, और ये मैनुअल है आप ले लो कि इसको कैसे कनेक्ट करोगे। और वो ब्राउजर उन चीजों को रीड करता है कि हमारे पास क्या क्या पीस ऑफ कोड आए हैं और मैनुअल क्या है कि उसको कैसे डिजाइन करना है, कौन ऊपर रखना है कौन नीचे रखना है, उसको वो ब्राउजर डिकोड करता है और जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको पेज डिजाइन करके दे देगा। तो गूगल ने ये पेज हमको इंफॉर्मेशन दी है कौन सी, यहाँ व्यू पेज सोर्स में अपन क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, तो ये इंफॉर्मेशन हमको गूगल देता है। ये जो आप देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है, सिर्फ HTML का पार्ट होता है, CSS का पार्ट होता है और जावा स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। सिर्फ तीन चीजों का पार्ट होता है और उससे हमको ये पेज डिजाइन करके देता हमारा ब्राउजर। एक्चुअली ये काम किसका होता है, ब्राउजर का। जो भी हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो किसी सर्वर के लिए नहीं लिखेंगे। वो फाइल सर्वर में स्टोर जरूर होती है लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन हमारी क्या आती है, ये आती है।
और उसको हमारा ब्राउजर डिकोड करता है और हमको पढ़ने लायक एक कंटेंट देता है जो कि हमारे समझ में आए। अब क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि जो सर्वर है वो चेक करता है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है, उसने कहाँ से रिक्वेस्ट करी है, सर्वर में जो भी लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स सेंड करता है। जैसे मैं लॉगिन हूं, अगर लॉगिन नहीं होता तो ये मेरी इमेजेस यहाँ, मेरी जो इमेज है वो यहाँ नहीं देता, मेरा नाम और ईमेल आईडी यहाँ पर शो नहीं करता। ठीक है ना। साथ में ही देखिए वो लोकेशन भी लेता है, उसके बिजनेस लॉजिक में ये भी लिखा है कि वो क्या करता है कि आईपी एड्रेस के थ्रू हमारी लोकेशन को गेट करता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है ना, और उसके हिसाब से जो भी उसके पास सुटेबल रिस्पॉन्स होगा, जो भी मुझे वो देना चाहता होगा वो दे देगा। ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा प्रीवियस क्लास का कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे सेंड होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास उसके लिए दो चीजें होती है, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। ठीक है ना। तो जो हमारे पास क्लाइंट होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब हमारा ब्राउजर। ब्राउजर क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को सेंड करता है, जो भी वहां से रिस्पॉन्स आता है उसको एचटीएमएल को डिकोड करता है और वो पढ़ने लायक बनाता है। जैसे ये टेक्स्ट बोल्ड है, ठीक है ना, ये कौन समझता है, ब्राउजर समझता है कि हम हमको कौन सा टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कौन सी लिंक बनानी है किस टेक्स्ट को, ठीक है ना, कौन सी इमेज इमेज है उसको इमेज के रूप में दिखाना है, किसको वीडियो के रूप में दिखाना है। ये हमारा काम कौन करता है, ब्राउजर करता है। तो ब्राउजर फ्रंट एंड में हमारा कौन आएगा, ब्राउजर आएगा। और फ्रंट एंड में कौन सी लैंग्वेज डिकोड और इनकोड होती है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट। तीन लैंग्वेज है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट। एक्चुअल में ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमारा पेज जो है वो कैसा दिखेगा। तो फ्रंट एंड में कुछ इस तरह का दिखता है कि जो हमारे पढ़ने लायक होता है, समझने लायक होता है। और बैक एंड में उसका बिजनेस लॉजिक लिखा होता है जो कि हमको दिखता नहीं है। मतलब जब हम किसी गूगल को, मान लीजिए हमने रिक्वेस्ट करी है, तो हमको पता नहीं होता है कि गूगल उसका क्या रिस्पॉन्स देगा, है ना। तो फ्रंट एंड और बैक एंड का यहाँ कॉन्सेप्ट आता है। तो फ्रंट एंड क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, बैक एंड उसको प्रोसेस करता है और हमको लास्ट में रिस्पांस देगा, फिर उसको वो डिकोड करेगा और हमको पढ़ने लायक इंफॉर्मेशन हमको देगा। ठीक है ना। और इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसका जो किचन होगा वो एग्जाम्पल किसका होगा, बैक एंड का। और जो हमारा रिसेप्शन एरिया या डाइनिंग एरिया होगा वो किसका होगा, फ्रंट एंड का। बैक एंड में क्या चल रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई वेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, तो वो क्या करता है, बैक एंड के पास जाता है, बैक एंड में प्रोसेस होता है और उसके बाद वो फ्रंट एंड में हमको ले आके दे देता है। ठीक है ना। अब क्या है कि आगे हम सीखेंगे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के बारे में आज की क्लास में। ठीक है ना। तो आप, मैंने आपको बताया था कि हमको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी गूगल क्रोम की, जो कि मैं अभी चला रहा हूं, और सेकंड है विजुअल स्टूडियो कोड की। ये विजुअल स्टूडियो कोड, इन दोनों की लिंक मैंने आपको कल सेंड कर दी थी, तो हो मे बी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। और जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है वो अभी 5 मिनट का ब्रेक होगा तो आप लोग उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो आज की क्लास होगी हमारी HTML के बारे में। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं अभी, और आप लोग तब तक ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यही दोनों मैं यूज करूंगा, है ना, आज की क्लास के लिए। और आगे जो भी क्लास होंगी वो इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड होंगी। तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट बाद फिर से व्हाट्सएप पे पिंग करूंगा कि हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही। द ब्राउन फॉक्स डांसिंग, तो उसमें क्या होगा, ब्राउन जो होगा वो CSS होगा, फॉक्स जो उसका नाउन होगा वो क्या होगा, HTML होगा। और उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे, या फिर वो अभी क्या ऑब्जेक्ट क्या कैसा बिहेव कर रहा है, वो किससे डिफाइन होगा, हमारा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू।
ठीक ना। तो हमारा जो एलिमेंट होता है जो हम HTML में लिखेंगे वो एज अ नाउन वर्क करेगा। जो भी हम सिंटेक्स बनाते हैं उसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा दिख रहा है वो किससे डिफाइन होगा, CSS के थ्रू। और JS यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमारा वर्ब यानी उसकी जो क्रिया होगी वो डिफाइन होगी। तो ये तीनों चीजें हम समझ गए थे प्रीवियस क्लास में। HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट हम हमारे पेज में कैसे वर्क करती है। ठीक है ना। इसमें HTML का क्या यूज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं माउस ले जाता हूँ, कर्सर ले जाता हूँ, तो ये पीछे वाली जो इमेज है हल्का सा एनिमेट होती है ना। तो ये किससे डिफाइन हुआ होगा, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है ना। हमारा जो लीडिंग पेज है ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, ठीक है ना। और ये इमेजेस हैं, ये हमारा बोल्ड लेटर में है, ये हेडिंग है। तो ये कौन सा हमारा फॉन्ट जो है, किस तरह का फॉन्ट यूज किया गया है, ये CSS से डिफाइन होगा। और ये जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए ये मैंने हेडिंग डाली हुई है, ये बटन है, मान लीजिए ये लिंक है, ये इमेज है, ये हम HTML के थ्रू अपने पेज में इंपोर्ट करेंगे। फिर है जब क्या होता था कि मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि किसी पार्ट को अगर बोल्ड करना है, किसी पार्ट में अगर लिंक, यहाँ देखिए जो अंडरलाइन जो टेक्स्ट है ना वो एक लिंक है, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो वो किसी दूसरे पेज में रिडायरेक्ट होगा। किस किस टेक्स्ट को हमको पैराग्राफ बनाना है, किस टेक्स्ट को हमको लिंक बनानी है, ये हमको कौन डिफाइन करता है, मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हम कर पाते हैं। तो जब इसकी जरूरत कैसे पड़ी, ये क्या होता था कि जब भी अर्ली इंटरनेट में, जब भी शुरू इंटरनेट हुआ था, तो उस समय यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च पेपर होते थे उनको इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। तो अब क्या होता है, अगर प्लेन टेक्स्ट हम ऐसे लिख दिए एक लाइन से, तो वो क्या होता था, ना तो अच्छा दिखता था और वो पढ़ने लायक नहीं होता था। तो उसको क्या है, मार्क किया जाता था कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा हेडिंग है और लिस्ट है या बोल्ड है, उसको करना है। ठीक है ना। और ये इसको हमको पैराग्राफ बनाना है और हमको लिस्ट बनानी है, तो हम मार्क करते थे उस डॉक्यूमेंट में HTML के थ्रू। हम कैसे मार्क करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, ये मैंने प्लेन टेक्स्ट है, इसको मैंने ओपन कर लिया अपने कोड में। ठीक है ना, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। अब जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि विकिपीडिया में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। तो उसने कैसा पेज दिया था हमको, ये पेज दिया था। अब सेम पेज मैंने टेक्स्ट के रूप में जब मैंने इसका प्लेन टेक्स्ट किया तो ये एक्चुअली में ऐसा था। यहाँ ना तो हमको हेडिंग समझ में आ रही है, ना कोई कौन सा पैराग्राफ है वो नहीं समझ में आ रहा है, और कौन सी लिस्ट है वो समझ में नहीं आ रही है, कौन सी लिंक है वो समझ में नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने को इंटरनेट को हेडिंग देना है, तो क्या करेंगे, एक टैग होता है हमारा H1 टैग, H1 से लेके H6 तक आगे हम पढ़ेंगे। तो H1 टैग मैंने ये दे दिया, ये टैग कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेक्स्ट है उसको हेडिंग बना दो। तो ये क्या करेगा, उसको हेडिंग बना देता था। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका लिखा हुआ है द इंटरनेट, अब इसमें इंटरनेट है जो वो बोल्ड में है, ये देखिए द इंटरनेट, द आपका नॉर्मल टेक्स्ट है और इंटरनेट क्या है, बोल्ड में है। तो यहाँ क्या होगा, एक टैग देंगे हम, बी टैग क्या करता है कि उसको बोल्ड करके देगा। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन ये जो टेक्स्ट है इसको हमने मार्क कर दिया कि ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड टैग के बीच में आएगा, तो उस टेक्स्ट को वो क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है। तो अभी हमने दो टैग के बारे में अभी हमको थोड़ी सी नॉलेज हुई है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को मार्क करते हैं मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू कि कौन सी हेडिंग होगी, कौन सा टेक्स्ट बोल्ड होगा और कौन सा इटैलिक होगा या कौन सी लिंक होगी। अब इसमें क्या होता है, कुछ हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे पैराग्राफ, किस चीज को पैराग्राफ बनाना है, किस चीज को हेडिंग बनानी है,
किसको इमेज बनाना है, इमेज को कैसे इंपोर्ट करना है, फॉर्म कैसे बनते हैं पेजेस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें जैसे डॉक्यूमेंट में हम ये देखते हैं इंटरनेट वाले वाले में, तो ये क्या होती है हमारे पेज की हेडिंग। अगर मान लीजिए हमसे अभी HTML नहीं बन रहा है, ठीक है ना, फिर भी अगर हम इस पेज को देखेंगे तो इसमें क्या है, ये हमको समझ में आ रही है कि ये हेडिंग है, और इसमें ये जो पैराग्राफ बने हुए हैं छोटे छोटे, है ना, ये पैराग्राफ बने हुए हैं, 1 2 3 4 पैराग्राफ बने हुए हैं। उसके बाद एक देखिए लिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें ये लिस्ट है, फिर उसके लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है ना, फिर एक हेडिंग और दी गई है और उसके फिर पैराग्राफ दिए गए हैं, फिर एक हेडिंग दी गई है, उसके पैराग्राफ फिर से दिए गए हैं, और यहाँ एक टेबल का यूज किया गया है, ठीक है ना, फिर ये हेडिंग है और फिर पैराग्राफ दिए हैं, इसको बोल्ड किया गया है, फिर ये हेडिंग है, उसके नीचे फिर ये सब हेडिंग है, और उसको हम उसके अंदर उसको टेक्स्ट दिया गया है। तो हम समझते हैं पहले कि कैसे हम HTML को पेज डिजाइन करेंगे और कैसे उसको मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसमें नई फाइल। आप ये विजुअल स्टूडियो कोड एक ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे किसमें, न्यू में जाएंगे, तो उसमें ये ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ करेंगे अपन न्यू फाइल में। न्यू फाइल में तो ये अनटाइटल्ड पेज हमारा एक, जिसमें अभी हमने नाम नहीं दिया है, तो इस पेज को अपन क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करेंगे, कहीं भी आप सेव कर लीजिए, जो भी आपको एक प्रोजेक्ट का बना लेते हैं अपन, जिससे ढूंढने में आसानी हो, HTML के फोल्डर, और यहाँ एक हम पेज 1, और जब भी हम कोई बनाते हैं HTML पेज, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या देते हैं, HTML। हम फाइल का एक्सटेंशन देके क्या, HTML देके सेव करेंगे, तो वो एक कौन सी फाइल बन जाएगी, HTML फाइल बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फाइल का नेम देंगे, पेज का नाम, जो भी आपको फाइल का नाम देना है, उसके बाद डॉट लगाएंगे और फाइल का नाम देंगे, एक्सटेंशन देंगे HTML। अगर हम ये देके आप सेव करते हैं तो हमारी फाइल एज अ HTML सेव होती है, और हमारा जो ये एडिटर है या सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड, ये समझ लेता है कि ये फाइल HTML की है और इसमें HTML लिखा जाएगा। अब क्या करता हूं मैं, जैसे मैंने ये प्लेन टेक्स्ट था मेरा, इसको अनडू कर लेता हूं, है ना, ये प्लेन टेक्स्ट को मैं इसमें कॉपी कर लेता हूं, ये HTML। अब देखिए मैंने इसमें कॉपी किया, तो इसने क्या किया, सब चीज को एक ही लाइन में अलाइन कर दिया है, एक ही लाइन में अलाइन कर दिया। एक्चुअली एक एक्सटेंशन डाला था जिससे ये ऑटो फॉर्मेट हो जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा एक्सटेंशन है, कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है ना। फिर भी हमने एक प्लेन टेक्स्ट को इसमें कॉपी कर दिया है HTML पेज में। अब क्या है, हमने सेव किया था कहाँ पर, डेस्कटॉप पे HTML एक फोल्डर है, और इस पेज को हमने सेव किया था एज अ HTML। तो इसको हम ओपन कर लेंगे किसमें, क्रोम ब्राउजर में। देखिए सेम सेम टेक्स्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये प्लेन टेक्स्ट है। ये कैसा दिख रहा है, ये नॉर्मल एक सिंगल पैराग्राफ के रूप में हमको दिख रहा है, ना हमको पता चल रही है कि कौन सी हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है। तो अब हम इसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से कुछ डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो ये इंटरनेट लिखा है, इसको क्या करेंगे, इसको हेडिंग देंगे। अपन क्या करते हैं, इसको मैं दूसरे एडिटर में खोल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा जो ये हेडिंग है इसको हम बनाएंगे, इसको हेडिंग बनाएंगे HTML को। तो हमने क्या किया कि अभी इंटर प्रेस किया है और बीच में एक स्पेस किया है, और हम इसको चेक करते हैं कि ये हेडिंग हमारा बना कि नहीं बना, ठीक है ना। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने स्पेस दिया है ये कि क्या दिया है। अब क्या करते हैं, हम इसको हेडिंग देते हैं। तो एक टैग होता है H1,
H1 टैग देंगे और इस टैग को हमको बंद भी करना होता है H1। इस टैग को बंद कैसे करेंगे? इस तरह से, ये ओपनिंग टैग हुआ हमारा और इसका क्लोजिंग टैग कैसे हुआ? इस तरह, ये यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पर जाके बंद हो गया। तो अब हम इसको सेव करते हैं, इस फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पेज है उसकी हेडिंग क्या बन गई? इंटरनेट। तो ये इसकी हेडिंग बन गई। अब क्या होता है? अब अगला पार्ट हमारा क्या है? इंटरनेट। ये जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हमको पैराग्राफ कैसे बनाना है। अभी देखिए ये पूरा पैराग्राफ एक बार में लिखा है, तो कहां से कहां तक हमको पैराग्राफ देना है? यहाँ द इंटरनेट से शुरू करना है और फाइल शेयरिंग तक जाना है, ठीक ना। यहाँ द इंटरनेट से शुरू किया हमने और फाइल शेयरिंग, ये द इंटरनेट को मैं H1 टैग में लिख दिया, H1 से यहाँ तक, ठीक। और पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश किया हमने तो इंटरनेट को इसने हेडिंग में लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस पेज को फाइल शेयरिंग तक हमको पैराग्राफ बनाना, एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग होता है? पी टैग होता है। पी टैग यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? जहां तक हमको वो पैराग्राफ चाहिए। फिर से क्लोजिंग टैग ओपन कैसे करते हैं? एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें लिखेंगे जो टैग का नाम है अपना और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और जब क्लोजिंग टैग लगाएंगे तो क्या करेंगे? लेस देन साइन, स्लैश का साइन, फिर वो टैग का नाम जिसको हमको क्लोज करना है और ब्रैकेट बंद कर देंगे ग्रेटर देन साइन के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? हमको पैराग्राफ बना के दे देगा। अब हमने ये फाइल को सेव कर दिया है और अब हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो क्या करेगा कि जितना हमारा पैराग्राफ जहां से हमने देना चालू किया था इंटरनेट, द इंटरनेट से और फाइल शेयरिंग तक, तो ये क्या किया है कि उसको एक पैराग्राफ बना दिया। फिर अगला है हमारा टास्क कि ये जो इंटरनेट है इसको बोल्ड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक टैग होता है हमारा बी टैग, ठीक है ना। बी टैग हमने लगा दिया है और हम सेव करते हैं। सेव करेंगे तो ये हमने क्या किया? सेव कर दिया। अब देखिए आपका क्या हुआ कि हमने बी टैग को ओपन तो किया है, मतलब हमने उसको बताया है कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड यहाँ से शुरू होगा, लेकिन कौन कहाँ तक बोल्ड होगा ये हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। तो ये क्या किया है? उसके आगे का जितना भी टेक्स्ट था सारा बोल्ड कर दिया है। तो हमको दोनों एलिमेंट बताने की जरूरत पड़ती है कि कहाँ हमारा कौन सा टेक्स्ट कहां से कहां तक हम मार्क कर रहे हैं वो बोल्ड होगा। तो हमने ये ओपनिंग टैग दिया है और हमको क्लोज टैग देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कि यहाँ तक ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होगा, ठीक है ना। उसके आगे का ये नहीं करेगा। तो अब हम पेज सेव करते हैं और ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा कि सिर्फ उतने ही पार्ट को इसने क्या किया है? बोल्ड किया है। तो हमने सीखा कि हम हेडिंग कैसे बनाते हैं, कोई भी पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने पैराग्राफ दिया, अब आगे देखेंगे कि जैसे आपको सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो अभी सेकंड पैराग्राफ हमने फर्स्ट पैराग्राफ दिया है तो उसने सेकंड पैराग्राफ अपने आप ले लिया है, लेकिन जो थर्ड पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है। हम अपने पेज में देखेंगे। जैसे ये देखिए, इनको बंद कर देता हूं मैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो हमने दे दिया। अब थर्ड पैराग्राफ हमको कहाँ से कहाँ तक देना है, फोर्थ पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक देना है, तो वो हमारा अभी डिफाइन नहीं हुआ। तो अगर हम इंटर मारते हैं यहाँ पर, हमने क्या किया कि इस ये जो हमारा है ये सेकंड पैराग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया, मतलब इन दोनों के बीच में गैप। तो ये क्या करता है कि हम सेव करेंगे मान लीजिए तो भी ये उस स्पेस को या हमने जो लाइन ब्रेक की है उसको ये कंसीडर नहीं करता है। हम वर्ड फाइल में क्या करते हैं कि जब भी हमको कोई नया पैराग्राफ इंसर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको इंटर प्रेस करते हैं
और वो नया पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन हमको जब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा तो जो अपने को नया पैराग्राफ अपने को देना होगा वो क्या करेंगे, उसके लिए इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको देना पड़ेगा कि कौन सा टैग यूज करेंगे। अपने को पैराग्राफ यूज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो पैराग्राफ एंड कहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना। तो अपन ने क्या सीखा, हेडिंग सीखी और ये पैराग्राफ। अब क्या होगा कि हमारा जो पैराग्राफ है वो नए लाइन में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये हेडिंग हो गई हमारा, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया और ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। ठीक है ना। अब एचटीएमएल टैग के बारे में एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि एचटीएमएल टैग क्या होते हैं। कि बी क्रिएट एलिमेंट बाय राइटिंग टैग। हमको कोई एलिमेंट अपने पेज में क्रिएट करना हुआ या मार्क करना हुआ तो वो क्या करते हैं, हम एचटीएमएल टैग के थ्रू लगाते हैं। तो क्या करते हैं हम उसका ओपनिंग टैग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बीच में हम अपना एलिमेंट लिखते हैं और फिर उस टैग को क्लोज कर देते हैं। तो ओपन टैग कैसे करते हैं, लेस देन साइन लगाएंगे, टैग का नाम लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग टैग हो जाएगा, है ना। और उसको क्लोज करना होगा तो क्या करेंगे कि सेम टैग को लिखेंगे अपन, लेकिन उसमें जो अपना लेस देन का साइन होगा उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो वो क्या करेगा, हमको क्या डिनोट करेगा कि ये क्लोजिंग टैग है। ये ओपनिंग टैग हो गया अपना और ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो हमको जब भी कोई मार्क करना होगा डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट में कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा और ओपनिंग टैग देना पड़ेगा, जिससे कि वो डिफाइन करेगा कि कहाँ से हमारा वो टैग स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर वो टैग एंड हो रहा है। ठीक है ना। अब क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको HTML के बारे में और भी देखना है तो एक है मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क। बहुत सारे डेवलपर्स ने वेब की जितनी भी लैंग्वेज है या फिर उसके HTML के बारे में पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराया है। तो हम उसको देखते हैं, MDN HTML ये सर्च करेंगे तो हमको ये देखे पूरा डॉक्यूमेंट की कौन कौन से टैग होते हैं, HTML क्या होता है। ठीक है ना। और उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने अभी कौन सा टैग देखा है, हेडिंग एलिमेंट देखा है, HTML सेक्शन हेडिंग एलिमेंट H1 से लेके H6 तक। अभी ये समझेंगे कि क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि ये इसके बारे में हमको इस वेबसाइट पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया होगा और उसके अंदर कौन कौन से टैग परमिट है। ठीक है ना। उसमें कौन कौन से टैग और यूज किए जाते हैं और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ दिया होगा। जैसे H1 को अगर हम लगाते हैं तो ये क्या करता है, हेडिंग एक बड़ी देता है। उसके बाद H2 लगाते हैं, उसके बाद H3 H4 और H6 तक। ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है और यहाँ एक कोड पेन भी दिया रहता है जिसका यूज करके हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं अपना कोड, अगर हमको ऑनलाइन टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये देखें H1 यहाँ दिया है, फिर से मेरे को H1 लेना है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड वेबसाइट है अपनी W3 स्कूल। सेकेंड वेबसाइट है अपनी W3 स्कूल। इसमें भी हमको HTML के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। हाँ, तो आगे देखेंगे कि जो अपना W3 स्कूल है उसमें आपको HTML के सारे जो टैग्स हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और उसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे सीखना, ये सब। और इसमें ट्राई योरसेल्फ में आपको एक टूल बना के देगा जहां पर कि आप अपने HTML टैग को लिख सकते हैं और उसको रन टाइम में ही टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, हालांकि मैं सारी चीजें, सारे जो टैग है वो कवर करूंगा, लेकिन अगर आपको खुद से भी पढ़ना है क्लास के बाद, तो आप इन दोनों वेबसाइट का यूज करके अपने अपने आप से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हम धीरे धीरे सारे टैग को एक के बाद एक एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी हमारे यूज में आते जाएंगे उनको हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा है 2 टैग के बारे में, एक है पैराग्राफ टैग, एक है बोल्ड टैग, और एक है बोल्ड टैग मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करना और पैराग्राफ बनाना, ये हमने सीखा है। ठीक है ना। तो 2 वेबसाइट हैं मैंने आपको बताया, एक है मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क। इनमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सैमसंग, इनके वेब डेवलपर्स ने मिलके एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है जो कि आपके लिए यूजफुल है। ठीक ना। सेकंड है W3 स्कूल, इसमें और भी लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है ना। तो इसको रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको स्टार्ट से अपन पैराग्राफ और हेडिंग लिखना चालू करते हैं। ठीक ना। तो फिर से आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो कैसे अपन फाइल बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में एक ऐसा पेज खुल जाएगा, वहां न्यू फाइल में क्लिक करेंगे और इस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव एज में जाके यहाँ HTML के अंदर, यहाँ मैं बना लेता हूँ पेज 2, और एक्सटेंशन क्या देंगे, HTML। इस फाइल का एक्सटेंशन हमको खुद देना पड़ेगा, HTML। ठीक है ना। और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारा पेज सेव हो गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, एक के बाद एक सीखते हैं कि कैसे अपना कोड जो है HTML वर्क करता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हेडिंग के बारे में। तो हेडिंग के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, उसमें यूज होते हैं H1 टैग, H2 टैग, H1 से लेके H6 तक के टैग हमारे यूज होंगे। ठीक है ना। तो H1 का यूज हमने अभी किया था, तो देख लेते हैं कि कब यूज करते हैं H1 का टैग, कब H2 का यूज करेंगे, कब H6 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको पेज की हेडिंग देनी होगी, जैसे मान लीजिए ये पेज की हेडिंग है HTML ट्यूटोरियल, तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो H1 जो क्या होता है कि एक ही बार यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई H2 टैग आएगा, मतलब सेकंड हेडिंग आएगी, वो क्या होगी, हमेशा H1 के बाद आएगी। जैसे ये देखिए, हम क्या करते हैं, एक एक और टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक और टैग के बारे में आपको, एक टूल के बारे में बताता हूँ ब्राउजर में ही, कि आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट के बारे में जानना है आपको, तो इस एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट में राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो एक आपको ऐसा नीचे एक टूल दिखेगा। ये हो सकता है कि आपको राइट में दिखे यहाँ पर, या फिर लेफ्ट में दिखे, या फिर ऊपर दिखे। तो आप इसको अपने हिसाब से, यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर दिखेगा हमको ये ऑप्शन। तो इसमें ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, H1 टैग। H1 टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है और खत्म कहाँ हुआ है, यहाँ पर। उसके बीच में क्या लिखा है, HTML ट्यूटोरियल। अब देखिए, हमेशा क्या होगा कि H2 टैग तभी आएगा अगर उस पेज में H1 टैग यूज किया गया हो। मतलब H2 टैग तब तक नहीं आएगा जब तक कि H1 टैग यूज नहीं किया गया हो। मतलब मेन हेडिंग होगी, उसके अंदर सब हेडिंग होगी, और अगर H3 टैग कोई आएगा, वो किसके अंडर आएगा, हमेशा H2 टैग के अंदर। मेरे ख्याल से ये जो टैग होगा वो क्या होगा, H3 टैग होगा। देखिए हमेशा क्या होता है कि H1 टैग सबसे पहले होगा और पेज में सिर्फ एक ही बार आएगा, और H2 टैग हमेशा H1 टैग के अंदर आता है, और H3 टैग जो होता है वो हमेशा
H2 टैग के बाद आएगा, ठीक है ना। अगर कोई H4 टैग होगा मतलब उसकी भी एक सब हेडिंग होगी, तो वो क्या होगी, H3 के बाद आएगी। ऐसा नहीं होगा कि H2 के बाद सीधे हम H4 का यूज कर लेंगे। तो एक जो फॉर्मेट होता है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें जो भी रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे हम कभी कोई H1 टैग लेंगे H1 टैग लेंगे, जैसे मान लीजिए ये हेडिंग 1 है, ठीक है ना। उसके अंदर हमको मान लीजिए कोई H1 टैग, हमेशा डॉक्यूमेंट में H1 टैग एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं होगा कि H1 टैग बार बार रिपीट होगा। मतलब कोई भी एक पेज बनेगा तो उसकी एक ही हेडिंग होगी, उसके मल्टीपल हेडिंग नहीं होंगे। और H2 टैग हमेशा क्या होगा, H1 टैग के बाद आएगा, हेडिंग 2 टैग। अब इस पेज को भी हम ओपन कर लेंगे, पेज 2 हमने बनाया था, इसको ओपन कर लेंगे ब्राउजर में अपने। देखिए ये H1 टैग है, H2 टैग उससे छोटा होगा, मतलब जो उसका टेक्स्ट होगा उसका छोटा होगा, उससे भी H3 का और छोटा होगा। H3 का जो टैग होगा या उसका जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा और छोटा होगा। इसी तरह अपन बना लेंगे S6 तक। अब देखिए इसमें क्या होगा, H1 जो है सबसे बड़ा होगा और H1 टैग हमेशा एक ही होता है, में जो मेन अपनी हेडिंग होगी। उसके अंदर आएगा H2 टैग, उसके अंदर आएगा H3 टैग, और ये कहां तक जाएगा, H6 तक। ठीक ना। तो अभी हमने क्या सीखा है कि हमारा जो H1 टैग है, हेडिंग जो, वो कैसे अपन यूज करते हैं। तो कुछ उसके रूल होते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट या फाइल बनाते हैं, आप कोई लेटर भी लिख के देंगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो हेडिंग होगी, या कोई ऐसे आप लिखेंगे तो उसकी क्या होगी, हेडिंग होगी जो एक ही बार होगी उस पेज में। ये नहीं होगा कि आपकी जो हेडिंग होगी वो मल्टीपल टाइम होगी। मतलब H1 के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स H2 टैग यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे ये देखेंगे आप तो ये भी H2 टैग है, और इसके अंदर ये H2 टैग है। ये किसके अंदर है, H1 टैग के जो मेन हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग हमारी दी गई है, ठीक है ना। ये और H3 टैग हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके अंडर यूज करेंगे, हमेशा H2 टैग के अंदर। इसी तरह H6 तक हम जाएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट आप डायरेक्ट H6 का यूज करके हेडिंग मत बनाइएगा। अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, आपका कोई एरर नहीं शो करेगा। मतलब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट H6 सबसे पहले देंगे तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जो वो आपका डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी प्रकार की जो राइटिंग आप करते हो या कोई आर्टिकल लिखोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा कि आपने पहले ये हेडिंग दी है, उसके बाद आपने एक H6 की हेडिंग दी है, उसके बाद आप मेन हेडिंग दे रहे हैं, सब हेडिंग के बाद मेन हेडिंग दे रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब आगे थोड़ा जल्दी से अपन क्या करेंगे, H1 से H6 तक आपने देख लिया। फिर अब क्या होगा कि H1 के अंदर हम पैराग्राफ कैसे यूज करेंगे। मतलब कोई भी हेडिंग है उसके अंदर अपन पैराग्राफ कैसे देंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेंगे अभी, और उसके बाद फिर मैं आपको पैराग्राफ, लिस्ट, इमेजेस, कौन कौन सी टैग अपन पढ़ेंगे, हमने इंडेक्स में देखा था, पैराग्राफ, हेडिंग, इमेजेस, फॉर्म और टेबल्स के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, जो भी टैग होते हैं। और इंस्पेक्टर के बारे में जो भी मैंने आपको अभी बताया था कि हम इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। कैसे, आप उस एलिमेंट में या डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पर क्लिक करिए, तो वो क्या करेगा, हमको दिखा देगा कि हमारा जो कंटेंट है वो एक्चुअल में कोड कैसा लिखा हुआ है। और यहाँ इंस्पेक्ट में जाके हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं।
ये देखिए, तो ये हमारा अभी लोकल फाइल में चेंज हुआ है, या फिर हम कभी मान लीजिए यहाँ जाके भी चेंज करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करें और यहाँ पर हमने H1 टैग को ओपन किया और HTML की जगह डाल दिया सॉल्यूशन पॉइंट। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी वेबसाइट में सबको दिखेगा, ये सिर्फ हमारे एंड पे, मतलब फ्रंट एंड पे हमको दिख रहा है, क्लाइंट एंड पे ये सब जगह चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारे ब्राउजर में ही ये चेंज होके दिख रहा है हमको। ठीक है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर एक अगली क्लास में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि पैराग्राफ कैसे लाएंगे और कौन कौन से एलिमेंट और होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। प्रीवियस सेशन में देखा कि H1 से लेके H6 तक हम कैसे यूज करते हैं, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं विकिपीडिया में ही HTML के बारे में। तो इसमें देखिएगा, जब भी कोई पेज डिजाइन होगा तो हमेशा क्या होता है कि एक ही H1 टैग होगा और वो उसके अंदर जितने भी बाकी हेडिंग होंगे, ये हेडिंग के लिए हम सारे H1 से लेकर H6 तक यूज करेंगे। तो क्या होगा, H1 टैग होगा, उसके अंदर अगर कोई पैराग्राफ होगा तो वो होगा। ठीक ना, तो अब हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ बना के देखेंगे। जैसे मान लीजिए H1 टैग हमने यूज किया है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, पी टैग। इसको क्या बोलते हैं, पी टैग। पी टैग से क्या होगा, हमारा क्या चालू होगा, पैराग्राफ चालू होगा। अब इसके अंदर कुछ मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ टेक्स्ट है वो मैंने कर दिया है। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट कैसे जनरेट हुआ है, या फिर जब भी मैं कोई टैग लिखता हूं, जैसे मान लीजिए पी टैग लिखा, तो ये ऑटोमेटिक बंद और मतलब क्लोज कैसे हो जाता है, कैसे ओपन हो जाता है। ठीक ना, तो इसके लिए हमारा जो एडिटर है, ये विजुअल स्टूडियो कोड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंदर एक इमेटर नाम का एक्सटेंशन पहले से लोडेड होता है, जो कि हमको प्रोवाइड कराता है, टैग लिखने में हेल्प करता है, ये फीचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया कि H1 टैग दिया, उसके अंदर अपन ने पी टैग एक दिया, पैराग्राफ टैग। अब ये पेज 2.html को हम फिर से जाके ओपन करेंगे। पेज 2 को इसके हमने ओपन किया, H1 टैग था, उसके अंदर हमने क्या किया, एक पैराग्राफ दिया है। ठीक है ना, अब पैराग्राफ हम थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ देते थे, लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 500, पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब मैं इंटर करता हूं तो क्या होगा, हमारा पहला हेडिंग आया, उसके अंदर ये पैराग्राफ आया है। अब क्या करता हूं कि मैं हेडिंग 2 को यूज करता हूं, इसके अंदर पैराग्राफ 2 के अंदर ये पैराग्राफ है, इसके बाद ये हेडिंग 2 हमारी दी गई है, तो ये सब हेडिंग के रूप में अपना काम करेगी। अब पी टैग में फिर से लिखता हूं, अब मल्टीप्लाई बाई 5 ही करूंगा तो अपना पेज हैंडलिंग होगा। ठीक है ना, ये हेडिंग 2 है। अब मान लीजिए हेडिंग 2 मुझे फिर से देना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ H2 टैग फिर से ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो भी है हेडिंग 2, या फिर इंटरनेट के बारे में, जैसे मान लीजिए ये है अपना कोड लिखा हमने HTML के बारे में। ठीक, फिर हेडिंग 1 में क्या लिखा अपन ने, इंट्रोडक्शन। फिर हेडिंग 2 में टैग्स। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये वाला जो टैग है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये दोनों टैग, टैग की जो विड्थ है, मतलब फॉन्ट साइज है, वो सेम है। तो हमेशा क्या करेंगे, H1 टैग देंगे, उसके अंदर H2 टैग देंगे, मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बिना H1 टैग के आप H2 टैग यूज मत कीजिएगा, ये सही प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है ना, फिर पी टैग हमको पैराग्राफ देना है,
तो हमने क्या किया, दूसरा एक टैग यूज किया पी टैग, उसके अंदर हमने एक नया पैराग्राफ ऐड किया इनटू 10, थोड़ा सा बड़ा, तो ये बड़ा पैराग्राफ अपना आ गया। तो अब देखिए हमने H1 टैग दिया, फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, तो वो नई लाइन में आया। हमेशा हेडिंग के बाद उसने एक स्पेस छोड़ दिया और नई लाइन के बाद आया। फिर हमारा पैराग्राफ एंड हुआ तो उसने फिर एक नई लाइन चालू की सेकंड हेडिंग के लिए। फिर हमने पैराग्राफ लिया, फिर उसने लाइन छोड़ी और हमने फिर से एक सब हेडिंग यूज की। अब मान लीजिए उसके अंदर H3 टैग यूज करते हैं और उसके अंदर फिर से हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो पी टैग हमने ओपन किया और एक पैराग्राफ और लिखा हमने। ये देखिए S3। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ये उसकी, ये जो मेन, ये जो अपने जो सब हेडिंग है ये सिबलिंग है, मतलब ये एक के बगल में एक आएंगे, और ये H3 है वो H2 के अंडर में आएगी। इससे ये समझना है अपने को, H1 के अंदर क्या आएगा, H2 आएगा, और H2 के अंदर हमेशा H3 आएगा। तो इस हेडिंग का सब हेडिंग ये माना जाएगा, और इसका H4 माना जाएगा, फिर H5 और H6। तो हमने सीख लिया कि आप हमने पैराग्राफ कैसे यूज करेंगे अपने पेज में, ठीक है ना। क्रोम इंस्पेक्टर का मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी पेज में कहीं पर भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, या फिर किसी एलिमेंट में राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको उसका कोड दिखेगा कि आपने क्या कोड लिखा था। जैसे H1 में मैंने इसको लिखा था, फिर एक पैराग्राफ हमने ऐड किया था, फिर H2 का यूज किया था, फिर हमने H2 का यूज किया था HTML टैग्स के लिए, फिर H3 में हेडिंग 3 डाली अपन ने, और फिर कंटिन्यू H4, H5 और H6 का यूज किया है। तो ये हमको इंस्पेक्ट के थ्रू दिखता है कि हमने क्या कोड लिखा था। ठीक है, अगला टॉपिक है स्केलेटन। HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो अभी हमने जो ये कोड लिखा है, एक्चुअल में ये कोड पूरा गलत है। ये जो अपन ने अब कोड लिखा है ये पूरा गलत है। इसके लिए HTML का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसका जब हम यूज करेंगे तो वो सही डॉक्यूमेंट माना जाएगा HTML का। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम एक बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें एक हेडिंग होती है, एक बॉडी होती है, और सारे बॉडी पार्ट उसके अंदर होते हैं। ठीक ना। तो हमारा जो HTML है वो कैसा होता है कि हम उसको बताते हैं कि हमारा जो पेज है वो HTML पेज है, उसके अंदर एक हेडिंग होगी, उसके अंदर एक टाइटल होगा, और उसके अंदर एक बॉडी होगी। तो एक पूरा हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है HTML का। तो अभी जो हमने ये कोड लिखा है एक्चुअल में वो गलत है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सही करने के लिए अपन लिखेंगे इसको, HTML टैग को ओपन करेंगे और HTML टैग को बंद करेंगे। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या आता है, हमारी दो दो एलिमेंट होते हैं मेन एलिमेंट। एक होती है क्या, हेड। ठीक है ना। और सेकंड उसके नीचे क्या होती है, बॉडी। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। तो ऐसे ही हम HTML का जो पेज होता है उसमें डिफाइन करेंगे कि ये हमारा HTML है, और ये इसका हेड है, और ये इसकी बॉडी है। ठीक है ना। तो हेड के अंदर क्या आएगा, अपना टाइटल आएगा। टाइटल क्या आएगा, क्या आगे, इंट्रोडक्शन टू HTML, जो भी आप लिखना चाहें। और बॉडी के अंदर जो भी हमारा एलिमेंट एक्चुअल में पेज में दिखता है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, बॉडी के अंदर आएंगी। तो इस सारी चीज को मैं कॉपी करता हूं और इसको अपन बॉडी टैग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हमारा HTML हुआ है ये प्रॉपर सही फॉर्मेट में हुआ है। अब इस
HTML को हम बोल सकते हैं कि ये सही हुआ है। अब देखिए हमारा जो ब्राउजर है वो पहले से ही दिखा रहा था, वो क्या करता है कि वो HTML ही समझता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो ब्राउजर है वो सिर्फ HTML समझता है, ठीक है ना। CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ब्राउजर है वो HTML समझता है, और वो क्या किया था कि पहले ही बता दिया था कि ये हमारा जो HTML है, वो HTML टैग यहाँ स्टार्ट होगा, हेड होगा, बॉडी होगा। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो हमेशा स्टार्ट कहाँ करेंगे, HTML टैग को स्टार्ट करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, हेडिंग को स्टार्ट करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, उसके नीचे बॉडी देंगे, और जो कंटेंट हमारा होगा पूरा उसको उसके अंदर लिखेंगे। तो अब पेज 2 को मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, लेकिन जो सही फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस पे हम आ गए हैं। मतलब ये जो HTML पेज है ये अब सही से बन गया है। अब क्या होता है कि आगे देखेंगे कि ये HTML ऑटोमेटिक हमको कैसे हर बार इसको लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो HTML एडिटर है, जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारा एडिटर है, ये क्या करता है, हमको ऑटोमेटिक कोड जनरेट करने के लिए कुछ देता है, टूल प्रोवाइड करता है। जब भी हम कोई HTML फाइल करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट जैसे ही लेस देन साइन बनाएंगे तो ये क्या करेगा, आगे लिखा है डॉक टाइप, ठीक है ना। डॉक टाइप का एक हेल्प देगा, जैसे ही हम इसमें इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, डॉक टाइप में बता देगा कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हम लेस देन साइन के बाद पाइप साइन लगाएंगे, 3 बार पाइप साइन लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। 3 बार पाइप साइन और इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट बता देगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। फिर एक है इसका हेल्प के लिए शॉर्टकट है कि हम पाइप साइन को एक बार लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, हमारा जो पूरा स्केलेटन है वो पूरा डिजाइन करके ऑटोमेटिक दे देता है, ठीक है ना। फिर से एक बार देखेंगे, क्या करेंगे कि पाइप साइन दबाएंगे और या तो टैब करेंगे या तो इंटर करेंगे। टैब करेंगे तो भी हमारा ये जो स्केलेटन है ये बना के दे देता है, मतलब हमको टाइप करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं, कि जैसे मान लीजिए इसने क्या बताया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML टाइप का है, ठीक है ना। अब ये HTML इसका एट्रीब्यूट दिया है en। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कैसे मतलब ऑटोमेटिक जनरेट करके हमको दे देता है। अब ये मेटा टैग क्या होते हैं, टाइटल क्या होता है, ये धीरे धीरे करके हम सीखेंगे इसमें क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं। लेकिन जो मेन एलिमेंट है हमारा कौन सा है, HTML है, और हेड है, और ये बॉडी, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जनरेट करके हमको दे देता है। तो आप क्या करेंगे, बस इसको ऐसे यहाँ से कॉपी किया हमने, जो ये ऑटोमेटिक जनरेट करके दिया था इसके अंदर हम इसको ले जाके पेस्ट कर देंगे। फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम कंटेंट आपको दिख रहा है जो इसमें है। अब इसमें देखिए जैसे ये टाइटल है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा या इंट्रोडक्शन टू HTML ये लिखा, तो ये पेज में शो क्यों नहीं हो रहा है ये आप देखेंगे। तो एक्चुअली में ये पेज में शो हो रहा है, लेकिन ये शो कहाँ होगा, आपका टाइटल में शो होगा। टाइटल में आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर शो होगा, ये जो टाइटल है यहाँ पर शो होगा, जो भी आप हेड के अंदर टाइटल में लिखेंगे। हेड के अंदर जो टाइटल में आप लिखेंगे वो पेज के टाइटल बार में सेट होगा, मतलब ये जो टैब है उसके टाइटल बार में सेव होगा और सेट हो जाएगा वहां पर, और वहां पर ही शो होगा हमको। फिर है अगली, हम देखते हैं जैसे इसमें गए। अब क्या होता है, अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है लिस्ट एलिमेंट। तो लिस्ट एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको लिस्ट एलिमेंट बताऊंगा कौन कौन से लिस्ट एलिमेंट। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक हेडिंग बना लेते हैं अपना 2 जैसा ही, और लिस्ट एलिमेंट अपन इसमें गए,
अब लिस्ट एलिमेंट अपन पढ़ेंगे। तो लिस्ट एलिमेंट में क्या होता है कि दो टाइप के लिस्ट एलिमेंट होते हैं, आप देखेंगे किसी भी पेज में। एक होता है जिसके अंदर नंबर लिखा रहता है, जैसे ये 1 लिखा है, 1 के अंदर 1.1 1.2 लिखा है। और कुछ ऐसी लिस्ट आती है जिसके आगे नंबर नहीं लिखा रहता, ये बुलेट्स लगे हुए होते हैं। तो ये जिनके अंदर जिनके आगे नंबर लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सा? अब S2 के अंदर पहला हम जो पढ़ेंगे, देखिए हमेशा S3 को S2 के अंदर, तो पहला जो अपना पढ़ेंगे ये क्या होगा? ऑर्डर्ड लिस्ट। जिसके आगे नंबर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। और जिसके अंदर नंबर नहीं लिखा होता, बुलेट बने रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो दो टाइप के एलिमेंट हम अभी देखेंगे, कौन कौन से? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए? हमेशा कोई भी जब हमको लिस्ट बनानी होती है, तो अभी हम लिस्ट बनाते हैं क्या? कुछ वेबसाइट्स के नाम, ठीक है ना? तो अपन क्या कौन सा टैग यूज करेंगे? LI टैग। LI टैग और टैब दबाएंगे। अब देखिए ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा जो एडिटर, कि हमको टैग पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे? टैग लिखेंगे, मतलब टैग का नाम लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा कि उस टैग को लिख देगा और उसके अंदर हमको पहुंचा देगा। मतलब जैसे ही हम LI लिखते हैं और टैग लिखते हैं, तो उसके अंदर हमको भेज देता है वो टैग पूरा लिख के। और LI टैग के अंदर अपने को लिस्ट आइटम देने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट हमको प्रोवाइड करनी है, जैसे वेबसाइट के नाम, तो पहले google.com, फिर दूसरा लिस्ट आइटम है yahoo.com। तो ये देखिए कैसा शो होगा हमारे पेज में। ये देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं बताते हैं कि वो, अभी देखिए मैंने क्या किया है कि ऑर्डर्ड लिस्ट तो बनाया है, ऊपर मैंने हेडिंग दी है, लेकिन इसको मैंने बताया नहीं है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मैंने सिर्फ क्या किया है, उसके लिस्ट के आइटम लिख दिए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको बताऊंगा कि ये किस टाइप की लिस्ट है। तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? OL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके अंदर ये एलिमेंट को हम डालेंगे। ये मैंने उसके अंदर इन एलिमेंट को डाल दिया। OL के अंदर LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए क्या किया इसने, उसको ऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया, मतलब उसमें नंबरिंग कर दी। अब ऑर्डर्ड लिस्ट हमने हमने समझ लिया कि ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज होता है? OL टैग होता है यूज, ठीक है ना? ऐसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज होगा? UL के अंदर अगर हम सेम चीज यही देते हैं, तो देखिए ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हमको नंबरिंग करके देगा, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करेगा? हमको नंबरिंग करके नहीं देता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे इस तरह का बनाना है, एक लिस्ट का आइटम है, उसके अंदर सब लिस्ट, उसके सब आइटम है, उसके अंदर सब आइटम है। अब क्या करते हैं, हम गूगल की कुछ सर्विसेज का एक लिस्ट बनाएंगे। तो फिर से क्या करते हैं, मैं एक OL ले लेता हूं, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट ले लेता हूं, उसके अंदर एक LI ले लेता हूं, और इसमें एक सर्विस है फायर बेस, ठीक है ना? और क्या सर्विस देता है? गूगल सर्च इंजन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस लिस्ट आइटम के अंदर हमने कौन सा डाल दिया है? नया लिस्ट। तो इसको भी अपन क्या करेंगे? लिस्ट आइटम के अंदर ही इंसर्ट करेंगे। जो नई लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर
हम क्या करेंगे, एक नया ऑर्डर लिस्ट ले लेंगे और उसके अंदर फिर हम उसके आइटम डाल देंगे। अब देखिए जब हम अपना पेज ओपन रिफ्रेश करेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए पहले google.com, फिर सेकंड है ऑप्शन आया है, उसके अंदर फायरबेस आया है और सर्च इंजन आया है। एक्चुअल में हमने क्या किया है कि लिस्ट आइटम के अंदर एक लिस्ट आइटम लिया है और उसके अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट लिया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको अपन क्या करते हैं, गूगल की सब हेडिंग है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे google.com और इसके अंदर अपना नई ऑर्डर लिस्ट को इंसर्ट कर देंगे। तो अब देखिए अपना कैसा दिखेगा, ये गूगल है, फिर गूगल के अंदर कौन कौन सी चीजें आई हैं, फायरबेस और सर्च इंजन, ठीक है। तो इस तरह हम नेस्टेड जो लिस्ट है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं या नहीं, तो मेरा आंसर है कि हाँ बना सकते हैं। जैसे मैंने ये यूएल है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट को इंसर्ट कर देता हूँ, मतलब जो फर्स्ट आइटम है हमारा google.com, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा, हमारा शुरू में जो google.com है वो तो किसके अंदर आता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो google.com किस में दिखेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। लेकिन google.com जो हेडिंग है उसके अंदर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, मतलब नंबर वाली लिस्ट बनाई है, तो वो हमारी क्या दिखेगी, नंबर फॉर्मेट में दिखेगी। तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी डाल सकते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर्ड लिस्ट डाल सकते हैं, और ऐसे ही जितने चाहे उतने बना सकते हैं। अब जैसे yahoo.com के अंदर हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट फिर से बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो एक यूएल टैग लिया हमने, उसके अंदर li। अब yahoo.com हमको कौन कौन सी सर्विस देता है, तो मान लीजिए मैसेजिंग की सर्विस देता है, मैसेजिंग की सर्विस देता है। सेकंड है ईमेल की सर्विस देता है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि एक यूएल के अंदर दोनों तरह की हमने लिस्ट बना दी। अब देखिए ये google.com है, ये yahoo.com है, तो इसकी जो सब आइटम आए हैं तो ये इसके अंदर आ गए हैं नई बुलेट के रूप में, ठीक है ना। अब इसके अंदर चाहे तो हम मैसेजिंग के अंदर भी एक नया लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ फिर से मैं क्या करता हूँ, यूएल ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। एल आई के अंदर मैसेजिंग, चैट मैसेज, ठीक है ना। फिर ये है वीडियो कॉलिंग, ये दो मैंने आइटम ले ली। तो अब क्या होगा, देखिए याहू के अंदर मैसेजिंग है और मैसेजिंग के अंदर फिर हमारे, इसको थोड़ी सी और बड़ा कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा। तो ऑर्डर लिस्ट मैंने बताई और अनऑर्डर्ड लिस्ट बताई। तो google.com के अंदर मैंने कौन कौन सी सर्विसेज बताई, ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू 1 और 2, फायरबेस और सर्च इंजन। देखिए लिस्ट के अंदर फिर एक लिस्ट और फिर उसके अंदर फिर एक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। अब अगला जो एलिमेंट है, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं चैट ओपन कर लेता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक? ये बोला। हाँ हेलो। हाँ आ रही आवाज? हाँ आ रही। जैसे उसमें विकिपीडिया में दिखा रहा था, वन के अंदर 1.1, हाँ हाँ, 2.1, वैसा अगर करना है तो उसके लिए उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, अच्छा, है ना। तो वो सिर्फ भी, HTML से ये नहीं हो पाएगा? हाँ सिर्फ HTML से वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो वो हम जब हम आगे देखेंगे तो उसको करेंगे। आप अपने तरफ से भी कोशिश करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक HTML, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। इसमें देखिए जैसे एक ये लिस्ट आइटम दिया है इसमें, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है,
फिर इसने लिस्ट आइटम बनाया है, ये डेवलपमेंट। और ये क्या है कि इसने क्लासेस दी हुई है। ये देखिए, ये CSS के थ्रू उसने अप्लाई कराया है 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है ना, मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ही लिया है, देखिए इसमें। ठीक है ना, और CSS के थ्रू इसने अप्लाई कराया है कि उसको क्या क्या नंबरिंग देनी। तो जब हम CSS का पार्ट देखेंगे तब हम ये लिस्ट में और भी, जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है तो ABCD लेना है। मान लीजिए अभी तो हम 1 2 3 आता है हमारा 1 2 3 ले रहे हैं। हाँ, मान लीजिए ABCD लेना है तो वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो भी हम देखेंगे CSS जब अपन स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है ना, तो ठीक। आप मतलब अगर आपको वो करना है तो यहाँ जाएंगे आप MDN HTML में, और यहाँ लिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ लिस्ट एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में ये बता रहा है, और इसके अंदर कौन कौन से टैग परमिटेड है। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि हमेशा UL के अंदर, जैसे या तो UL हो गया या तो OL हो गया, उसके अंदर परमिटेड कंटेंट भी बता रहा है कि सिर्फ LI आइटम ही परमिटेड है। उसके अंदर आप पैराग्राफ नहीं दे सकते डायरेक्ट, उसके अंदर आप और भी कोई नहीं दे सकते, सिर्फ आपको क्या देना पड़ेगा, LI, या फिर स्क्रिप्ट या फिर टेम्पलेट एलिमेंट। तो ये दोनों चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, और ये टेम्पलेटिंग अपन जब कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अभी के लिए उसके अंदर सिर्फ हम कौन सा यूज कर पाएंगे, LI का पार्ट यूज कर पाएंगे। तो सिर्फ HTML के थ्रू हम 1.1, 1.2 अभी अपन यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम CSS का पार्ट करेंगे तो हम वहां पर यूज कर पाएंगे 1.1, 1.2, उसकी सब जो लिस्ट है, सब लिस्ट वो कैसे अपन बना पाएंगे। ठीक है, अगला जो पार्ट है अपना, अपने हम लोगों ने सीख लिया लिस्ट आइटम, और आगे देखेंगे एंकर एलिमेंट या फिर इमेज वाला। एंकर एलिमेंट देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई HTML पार्ट है। अब जैसे ये HTML का इंट्रोडक्शन टू HTML, इसमें क्या है कि ये जो अंडरलाइन जिसमें माउस ले जाते हैं और कर्सर हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, हैंड के फॉर्मेट में दिखने लगता है, और उसमें हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो सेकेंड पेज में हमको रिडायरेक्ट कर देता है, या फिर जहां भी इसका रेफरेंस होगा उस पेज में हमको वो रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये वाला एलिमेंट किस टैग से आता है, हमारा एंकर टैग से। एंकर टैग कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको मैं मिटा दूं या ऊपर लिख लेता हूं तो ये दिखेगा H1 के अंदर। जैसे मान लीजिए ये पेज, एक हम पेज बनाते हैं, जैसे मीनू बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक LI लिया मैंने, UL, इसके अंदर मैंने एक लिया होम, LI के अंदर LI अबाउट अस, और LI गूगल। अभी मैं UL दिखाता हूँ आपको, ये वाला पेज। जैसे ये मैंने लिखा होम, अबाउट और गूगल। अब इसमें क्या है, होता है कि मैं लिंक देना चाहता हूँ। लिंक देना चाहता हूं तो कैसे क्या करूंगा कि एक HTML का टैग होता है A टैग। A टैग जैसे ही आप लिख के टैब करेंगे तो आपसे एक चीज पूछेगा HREF, कि आप कहाँ का रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अभी क्या करता हूं, मैं एक नया पेज बना लेता हूं, न्यू फाइल, और इसका नाम लिखता हूं home.html, सेव, और इसको कर देता हूं, यहाँ लिख देता हूं HTML अपना पूरा, और यहाँ लिख देता हूँ होम पेज। ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ, इस होम पेज को लिंक कर देता हूँ। मतलब यहाँ हमको उस पेज की लोकेशन देनी पड़ेगी,
home.html। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि हमारे जो सारे पेजेस हैं वो कहाँ पर हैं। जैसे पेज 2 हमारा अभी खुला हुआ है, तो पेज 2 कहाँ पर है, होम पेज के जस्ट बगल में, ठीक है ना। तो हमको H1 मतलब होम पेज की अगर लोकेशन देनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर मान लीजिए होम पेज हमारा किसी फोल्डर में होता, ठीक है ना, ये फोल्डर में होता, इसके अंदर कोई मान लीजिए एक पेज मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ अबाउट अस पेज है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, अगर अबाउट अस पेज हमारा किसका है, फोल्डर के अंदर है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ फोल्डर का नाम देंगे। जैसे दूसरे में क्या करता हूं मैं, ए टैग ओपन करता हूं, href में क्या करूंगा, फोल्डर का नाम /aboutus.html। अब इसके अंदर टेक्स्ट देना होता है, जो एलिमेंट है उसके कंटेंट के रूप में टेक्स्ट हमको देना पड़ेगा। जैसे ये होम, अभी मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट नहीं देता हूँ होम में, और अबाउट अस में मैंने टेक्स्ट दे दिया है। तो देखिए जैसे हम पेज 2 को देखेंगे तो होम में देखिए अभी लिंक नहीं आई है, और अबाउट अस में लिंक आ गई है, माने लिंक के रूप में ये दिख रहा है। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अबाउट अस पेज में। एक्चुअली अबाउट अस पेज को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अपने इस, ठीक है ना, अबाउट अस पेज में यहाँ लिख देता हूँ पेज, ठीक। तो ये पेज 2 है। अब अबाउट अस पेज में हम क्लिक करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, अबाउट अस पेज में। फिर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो वापस आ जाता हूँ अपने पेज 2 में। अब होम को हमको होम में अगर लिंक देनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एंकर टैग के बीच में डालना पड़ेगा। पेज 2 में हम गए और होम को क्या कर दिया हमने, एंकर टैग के बीच में, मतलब ए टैग यहाँ पर क्लोज हुआ है, मतलब ओपन हुआ है, तो ये ओपनिंग एलिमेंट हो गया, ये क्लोजिंग एलिमेंट हो गया। उसके बीच में जिस टेक्स्ट को हमको लिंक बनाना है उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा जो होम है वो भी लिंक हो गया, किस पेज से, होम पेज से लिंक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि हमको मान लीजिए एक्सटर्नल लिंक देनी है किसी और वेबसाइट का। अभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास वेबसाइट में 5 पेज हैं या 6 पेज हैं, जैसे अभी 2 पेज हैं हमारे, होम पेज हो गया या अबाउट अस पेज हो गया, 2 पेज हैं। तो उसकी लिंक हमने दे दी, तो वो ये क्या होता है कि हमारे इंटरनली हमारा वर्क करता है, कि हमारी ही वेबसाइट में ये नेविगेट करता है। जैसे कि हमारी ये सॉल्यूशन पॉइंट की वेबसाइट में खोल के बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अभी हम होम में हैं, ठीक है ना, और ब्लॉग में जाते हैं, तो ये क्या होता है कि सिर्फ पेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वेबसाइट का नाम वही है, सिर्फ पेज चेंज हो रहा है। होम में थे हम और हम क्या कर दिए, ब्लॉग में चले गए। अब तो ये ब्लॉग वाला पेज है, हम न्यूज में चले गए तो ये न्यूज वाला पेज है, अबाउट अस सेक्शन में चले गए तो ये अबाउट अस सेक्शन है। अब मान लीजिए हमको कोई एक्सटर्नल लिंक देनी है किसी और वेबसाइट की, जैसे गूगल की देनी है, तो हम क्या करेंगे, ए टैग ही ओपन करेंगे और href में क्या लिखेंगे, पूरी उस वेबसाइट का URL https://google.com। और क्या करेंगे, ये एंकर टैग के अंदर जो कंटेंट जहां लिखते हैं हम वहां लिख देंगे अपन गूगल। तो ये क्या करेगा, अब हम जब गूगल में क्लिक करेंगे, पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये पेज रिफ्रेश करके देखें तो ये गूगल में भी अब लिंक आ गई। तो जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे ये हमको कहाँ ले जाएगा, google.com में ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक्सटर्नल लिंक दी है, ये हमारी वेबसाइट का पेज नहीं है, ना तो हमारे सिस्टम का पेज है, तो हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल लिंक दी है। तो वहां पर हमारा पेज रिडायरेक्ट हो रहा है जब भी हम वहां पर क्लिक करते हैं।
तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, जब भी हमको कोई किसी दूसरी वेबसाइट में भी अगर जाना है तो भी हम एंकर टैग का यूज करेंगे। अब अगला आता है, एक इसमें एक एट्रीब्यूट आता है। जैसे ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जब भी हम कोई टैग के अंदर कोई उसकी प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या हमने बताया है कि इसका जो रेफरेंस होगा इस लिंक का वो क्या होगा, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, एक इसका एट्रीब्यूट हुआ। इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं कि वो बताता है कि इस पेज का जो लिंक की लोकेशन है वो क्या है। तो इसका एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट। ठीक है ना। टारगेट में अगर हम कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे एक होता है ब्लैंक। टारगेट हमने एट्रीब्यूट दिया और क्या किया हमने, क्या कर दिया, ब्लैंक। और मैं ये लास्ट वाले में इसको डाल देता हूं, टारगेट ब्लैंक। तो इसका यूज मैं बताता हूं अभी आपको क्या होगा, आपको समझ में आएगा जब हम रिफ्रेश करके इस पेज में क्लिक करेंगे। तो क्या करेंगे कि हम इस पेज को रिफ्रेश किए हमने और अब हम google.com में क्लिक करेंगे तो क्या देखते हैं कि हमारा पेज यहीं खुला हुआ है और एक नया टैब ओपन हुआ है जिसमें कि google.com वाला जो गूगल का पेज है वो ओपन हुआ है। तो टारगेट हम सेट कर सकते हैं कि जो हमारी लिंक ओपन होगी, हमारी जो लिंक ओपन होगी वो कैसे ओपन होगी, सेम पेज पे। मतलब अभी हम होम में क्लिक करते हैं तो वो सेम पेज पे ही हमारा रिडायरेक्ट कर देता है, सेम पेज की लोकेशन ही चेंज कर देता है। लेकिन जब हम google.com में क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज में ले जाता है, मतलब नया टैब ओपन करेगा और वहां पर लोकेशन पुट करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंकर एलिमेंट। अगला है, हम चेक करते हैं इमेज का। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इमेज टैग और भी जो हमारे रिक्वायर्ड टैग हैं जैसे टेबल हो गया या फॉर्म टैग हो गया, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज का असाइनमेंट मैं आपको बता देता हूं कि आज का असाइनमेंट है कि कल जो आपने, कुछ लोगों ने मुझे इंटरनेट के बारे में दिया था, तो इंटरनेट का ही हम आर्टिकल बनाएंगे, लेकिन उसमें हम इन सारी चीजों का यूज करेंगे। मतलब मैंडेटरी रहेगा वो क्या, कि हमको H1 यूज करना है, पैराग्राफ यूज करना है और लिस्ट कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक तो कम से कम यूज करेंगे। चाहे आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करिए या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करिए।